भारत के विपक्षी नेता जब भी किसी विदेशी यात्रा पर, विदेशी दौरे पर जाते हैं और मंच संभालते हैं तो वो पता नहीं क्यों अंदर से नहीं निकलता या चाहकर भी नहीं बोल पाते। भारत के लिए दो शब्द, गौरवशाली इतिहास के बारे में नहीं बोल पाते। जिस रास्ते पर भारत अग्रसर है उस बारे में नहीं बोल पाते। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी हो, जब भी विदेश में जाते हैं कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बयानबाजी करते ही हैं। और ममता दीदी भी लंदन गई हुई थी एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वक्तव्य देना था जहां वहां छात्रों ने उनका विरोध किया, ममता गो बैक के नारे लगाए, जिसके बाद ममता दीदी ने भी उनका जवाब दिया। तो क्या कुछ पूरा मसला था, क्यों ये विरोध हुआ, ममता दीदी ने क्या कुछ कहा, उसी के पीछे की जो कहानी है वही समझेंगे आज। मेरे साथ मौजूद है मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। ममता दीदी गई लंदन में, आप लोगों को रास नहीं आया सर? बिल्कुल नहीं, ममता दीदी कहीं भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक जी, हुआ क्या असल में वहां? देश के नेता, देखिए, देश के नेताओं को, खासकर पॉलिटिशियंस जो हैं, उनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, खास करके वहां का जो इंडियन डायस्पोरा होता है, क्योंकि जगह तो जनरली उनको इनवाइट करते हैं किसी प्रकार के कॉन्क्लेव्स में, कुछ स्पीचेस में, ताकि आके वहां अपनी बात रख पाए। और इसी के लिए आपने पिछले दिनों देखा होगा, राहुल गांधी जी कहीं गए थे, तेजस्वी गए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में इनवाइट किया गया इसी प्रकार की चर्चा के लिए। चर्चा में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा वर्ग था जो बंगाल से ही संबंध रखता था, बंगालीज थे जो हमें दिख रहा है वीडियो में भी, और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया जो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है। आरजी कर हॉस्पिटल में याद है जो संदेश खाली वाला पूरा इंसिडेंट है, उस पर बहुत उन्होंने महिलाओं के साथ रेप और इस प्रकार की जो घटनाएं हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल पूछना शुरू किया कि आपने बंगाल को ऐसा क्यों बना दिया है। सिंगूर पे उन्होंने प्रश्न किया कि आपने सिंगूर से भगा दिया, तो उस पर ममता बनर्जी ने इनफैक्ट कहा कि नहीं नहीं, बहुत सारे निवेश आए हैं अभी बंगाल में। और एक स्टूडेंट ने पूछा कि कौन से निवेश आए हैं बताइए, तो कहती है कि बहुत, राइट। तो एक प्रकार से बहुत नेचुरल गुस्सा है जो भी मेरे ख्याल से बंगाल के वैसे लोग हैं जो बंगाल से बाहर है, या जो शिक्षित वर्ग है बंगाल का जो बाहर रह रहा है और देख रहा है वहां की स्थिति, कि किस प्रकार से बंगाल और कलकत्ता एक समय देश का सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हुआ करता था। कलकत्ता इंडस्ट्रियल सेंटर हब होता था पूरे देश का। आज किस प्रकार की हालत हो गई लगातार कम्युनिस्ट रूल, उसके बाद ममता जी के रूल के बाद। ममता जी जब सरकार में आई थी तो एक प्रकार से लगा था कि कम्युनिस्ट रूल जा रहा है तो वहां पे सुशासन आएगा, लेकिन उसमें वो बस रेजीम बदल गया, बस व्यक्ति बदल गए मुख्यमंत्री के तौर पर, और स्टेट की हालत मोटा मोटी वही रही। मेरे ख्याल से बहुत नेचुरल गुस्सा है अंदर से लोगों को, स्टेट को हमने कहां पहुंचा दिया इतने वर्षों में। सर एक मैं उनका वक्तव्य भी देख रहा था जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2060 तक बन जाएगा, तो ममता दीदी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गए हैं, 10 साल में डबल से ज्यादा की हमारी जीडीपी हो गई। ममता दीदी तो नहीं मानती हैं। दिक्कत यही है अभिषेक जी कि अब जो हमारे नेता विदेश में अपने आइडियोलॉजीज बताइए, जो भी आप कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कम से कम देश को किसी भी ऐसे पटल पर नीचा मत दिखाइए। ये कभी भी आप देखते हैं दूसरे देशों के अगर विपक्ष के नेता भी आते हैं तो भारत में आके अपने देश के बारे में कभी बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ के विपक्ष के नेताओं की कौन सी बीमारी है। चाहे आप राहुल गांधी को देख ले, अखिलेश यादव को देख ले, तेजस्वी को देख ले, और अब ममता जी को देख ले, कि अपने ही देश की जाके हम बुराई करने लगते हैं दूसरे देशों में। और ये जो 2060 का फिगर है, ये कोई हमारी सरकार नहीं कहती है। बहुत सारे जो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उसमें जो अभी का ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से जनरली प्रोजेक्ट किया जाता है कि 2060 तक इंडिया करीब करीब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो अगर उस पर आपको डाउट है, किसी प्रकार का टेक्निकल आपको उस पर डाउट लगता है, तो बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए कि नहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पूरी तरह से फालतू पास नहीं पहुंच। मेरे ख्याल से देश को आप नीचा दिखाइए के सामने, ये कौन सी अच्छा काम आप करके आ रहे हैं, किसकी प्रशंसा बटोरेंगे आप ऐसा करके। मेरे ख्याल से ये बहुत निंदनीय है जब भी हम इस प्रकार का अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक और उनसे सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा कि विभाजन करना बेहद आसान है और जब भी मैं कुर्सी पर बैठती हूं तो सबको एक नजर से देखती हूं, विभाजन नहीं करती हूं। नहीं, एग्जैक्टली तो उनके एक साथ रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि अल्पसंख्यकों को एक साथ रखना, और उसमें भी खास करके अगर मुस्लिमों को
एग्जैक्टली और उसमें भी खास करके अगर कोई अवैध घुसपैठी हो तो उनको साथ रखना, उनके साथ रखने का डेफिनेशन ये है अभिषेक जी। और हमारे साथ रखने का डेफिनेशन ये है कि जो भी भारतीय है, जो लीगल भारतीय है, वो सारे एक रहे, लेकिन अवैध घुसपैठी उसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो उनके जो यूनिटी की और इस प्रकार के भाषणों की जो बात है, और अगर मान लीजिए अभिषेक जी हम ये भी मानते हैं कि आप बहुत साथ रखने की बात करते हैं, तो क्यों आज जो बहुसंख्यक समाज है बंगाल में वो हिंदू त्योहारों को मनाने से डरता है? आप कोई भी त्योहार उठा लीजिए बंगाल का, चाहे सरस्वती पूजा उठा लीजिए, दशहरा उठा लीजिए, हर बार आपको कोई ना कोई एक गवर्नमेंट का ऐसा डिक्टेट आ जाएगा कि वहां से जुलूस नहीं जा सकती है, वहां साउंड बॉक्स नहीं बज सकता है, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस है, और हर बार किसी ना किसी का पथराव, आगजनी, कोई ना कोई दंगा वहां पे होता रहता है। तो बहुसंख्यक समाज भी तो उसी का हिस्सा है ना। नहीं, हो उसके सकता है हितों मैं की रक्षा गलत कौन? हूं, लेकिन जितना मुझे याद है सबसे पहले मुस्लिम समुदाय में शोभा यात्रा लेकर गए क्यों, ये लाइन, ये शब्द ममता दीदी ने ही दिया था अभी 2 साल पहले। करेक्ट, बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? कि आपका काम, जी बिल्कुल आ रही है। जी। अभिषेक अभिषेक जी, आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक समाज की, अल्पसंख्यक में भी एक समाज के हितों की रक्षा करना नहीं है। आप जब एकता की बात करते हैं तो सबके हितों की रक्षा कीजिए, और जो बहुसंख्यक समाज है अगर आप उसी को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, जब आप उसी के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो किस प्रकार की एकता की आप बात करते हैं? तो सिंपली वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और वोट के लिए ममता जी बस ये सब बयान देते रहती है। असली मायने में जब आप एकता की बात करेंगे, मैं तब मानूंगा जब बहुसंख्यक समाज के हितों की भी आप उतनी रक्षा करती हैं जितनी अल्पसंख्यक की। अच्छा सर, मैं नाज़िया इलाही खान जो हैं वो आप ही की पार्टी की नेता हैं, उन्हें मैं कोट करूंगा। मैं एक दिन उनके साथ पॉडकास्ट में था, तो उन्होंने मुझे बताया कि बंगाल की जो आबादी है ना, वो तो ठीक है जो गिनती में आती है 2011 में जो हुई, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से वहाँ डेमोग्राफी बदली है, उसमें लगभग 18% लोग ऐसे हैं जो बंगाल के नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, लेकिन अब वो बंगाल के ही हो गए हैं। उनकी गिनती कहीं नहीं होती है, लेकिन वो वोट जरूर डालते हैं। घुसपैठ बंगाल में वाकई में इतनी बड़ी समस्या है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? से है अभिषेक कि बंगाल में का देखिए डिस्कस रुकिए सर, एक मिनट, नेट का इशू है, रुकिए। रहे थे पिछले कि बंगाल का, रुकिए सर, जो टैब से खुली में बंद कर देना यार, सब बंद कर दी। कौन सा नेट कनेक्ट किया है? शुरू दोबारा बोलिएगा सर इसी सवाल पे। ठीक है, करेक्ट जी अभिषेक जी। घुसपैठ बंगाल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अगर मुझे लगता है दो ऐसे स्टेट इंडिया में जो सबसे ज्यादा ग्रसित है घुसपैठ से, तो असम और बंगाल है। क्योंकि देखिए जो सबसे लंबा बॉर्डर अगर कोई शेयर करता है किसी एक विदेशी नेशन के साथ, जो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से घुसपैठ नहीं होती क्योंकि वहां पे फेंसिंग बहुत स्ट्रांग है। जो हमारा बंगाल का बॉर्डर हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले वाले में इस पे कि 450 किलोमीटर अभी भी ऐसा है जो फेंसिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट वहां पे जमीन नहीं दे रही है केंद्र को। और केंद्र ने 10 रिमाइंडर्स भेजे हुए हैं, केंद्र की यूनियन होम सेक्रेटरी बंगाल के सेक्रेटरी के साथ 7 बार बैठ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जमीन नहीं दी जा रही है। और जब भी वहां फेंसिंग की कोशिश की जाती है तो जो लोकल वहां के गुंडे हैं, जो टीएमसी के वहां के लोग हैं, वो उसका विरोध करते हैं। तो आज बंगाल में घुसपैठों के घुसने का सबसे आसान रास्ता है, और एक बार वो वहां पे घुस जाते हैं तो प्रशासन की मदद से आधार कार्ड बना लेना, फिर उसी की मदद से वोटर कार्ड बना लेना, और एक बार आपके पास 1-2 डॉक्यूमेंट्स, आई कार्ड बन गए तो आप हो गए फिर यहाँ के नागरिक। चलिए, इसे लेकर तो सरकार बिल लेकर आई है, लेकिन आपकी तरफ से कहा गया है कि बंगाल के लिए शर्मिंदगी ममता दीदी को। नहीं, बिल्कुल। अब आप किसी देश विदेश में जाते हैं, और सबसे सबसे बड़ा विडंबना क्या है अभिषेक जी, जब इसी प्रकार की चीजें आपके यहाँ कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में होती है तो आप बहुत उसकी बड़ाई करते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में होली खेलने के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन इफ्तारी होती है। जी जी। और जब इसी प्रकार से जब दूसरे भाजपा के या दूसरे पार्टीज के नेता आपके बंगाल में जाते हैं तो इसी प्रकार से उनको हैकल किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनके कारकेड को रोका जाता है। अब आपके साथ यही हो रहा अक्सर सिटी में, तो मुझे यही बोलते हैं ना, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो ममता जी को समझ में आ रहा होगा कि कैसा लगता है जब आप इस प्रकार से आपको हैकल किया जाता है। और कम से कम उस प्लेटफॉर्म पर इनको जवाब देना चाहिए था उन सवालों का। वो बहुत वाजिब सवाल है जो स्टूडेंट्स इनसे पूछ रहे हैं, कोई यहाँ पे हिंसा नहीं कर रहा था। तो मेरे ख्याल से उन सवालों के जवाब देने में ये नाकाम रही हैं, और उसके बाद इस प्रकार का एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देती है कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा 2060 तक। तो मेरे ख्याल से शर्मिंदगी हमारे पूरे देश के लिए। ठीक है सर, बाकी जो कुछ हुआ वो तो हमने दर्शकों को बताया ही कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंदन में गई थी, जहां
छात्रों ने उनका विरोध किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर सवाल पूछे गए, लेकिन ममता दीदी सिर्फ इतना कहती हुई नजर आई कि आप लोग राजनीति मत करिए, ये राजनीति करने की जगह नहीं है। बाकी देश के बारे में इस तरीके से बात करना कि 2060 तक हमारा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा, तो वो किस पर सवाल उठा रही हैं? सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रही हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रही हैं, और 140 करोड़ लोग जो उस तरफ अग्रसर हैं विकास के रास्ते पर, उन पर भी वो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।